दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक अद्भुत बाग के बारे में कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी पसंद आई तो लाइक और आगे शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पहले दो गरीब दोस्त थे, असन और हसेन। असन जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करता था। हसेन अपना भेड़ों का छोटा सा रेबड़ चराता था। वे इसी तरह रूखा सूखा खाने लायक कमाकर गुजर बसर करते थे। दोनों मित्र काफी पहले विधुर हो चुके थे। असन की एक रूपवती वो स्नेहमयी बेटी थी और हसेन का एक बलवान वो आज्ञाकारी बेटा था। एक बार बसंत में जब असन अपने खेत में बोवाई करने की तैयारी कर रहा था, तब हसेन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। स्तेपी में महामारी फैल गई और बेचारे हसेन की सारी भेड़ें मर गईं। हसेन फूट फूट कर रोता अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखे अपने मित्र के पास आया और बोला, असन, मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। मेरी सारी भेड़ें मर गईं। उनके बिना मेरा भी भूखा मरना निश्चित है। यह सुनते ही असन ने बूढ़े गडरिये को सीने से लगा लिया और बोला, मेरे दोस्त, मेरा आधा दिल तुम्हारा है। तुम मेरा आधा खेत ले लो, इनकार मत करना। चिंता मत करो, कुदाल उठाओ और गीत गुनगुनाते हुए काम में जुट जाओ। उसी दिन से हसेन भी किसान हो गया। ऐसे ही कई बरस बीत गए। एक बार हसेन जब अपना खेत जोत रहा था, अचानक उसका कुदाल किसी चीज से टकरा गया और अजीब सी खनखनाहट हुई। वह जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा और शीघ्र ही उसे सोने की मोहरों से ठसाठस भरा एक पुराना देग नजर आ गया। हसेन खुशी से फूला न समाता देग उठाकर अपने दोस्त की झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। खुशियां मनाओ असन, वह भागते भागते चिल्ला रहा था। खुशियां मनाओ, तुम्हारी किस्मत खुल गई। मैंने तुम्हारी जमीन में से सोने की मोहरों से भरा देग निकाल लिया है। अब तुम सदा के लिए अभाव से मुक्त हो गए। असन ने सौजन्यपूर्ण मुस्कान से उसका स्वागत कर जवाब दिया, मुझे मालूम है तुम कितने निःस्वार्थी हो हसेन, लेकिन यह सोना तो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं, क्योंकि यह खजाना तुम्हें अपनी जमीन में मिला है। मुझे मालूम है तुम कितने उदार हो असन, हसेन ने विरोध किया, पर जमीन भेंट करके तुमने मुझे वह सब तो भेंट नहीं किया ना जो उसके गर्भ में छिपा है। प्यारे दोस्त, असन बोला, धरती में छिपी संपदा उसी की होनी चाहिए जो उसे अपने पसीने से सींचता है। वे दोनों काफी देर तक बहस करते रहे और दोनों ही खजाने को लेने से साफ इनकार करते रहे। अंत में असन बोला, चलो इस मामले को खत्म कर दें हसेन। तुम्हारे बेटा है और मेरे बेटी, वे अरसे से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चलो उन दोनों की शादी कर देते हैं और यह मिला हुआ सोना उन्हें दे देते हैं। खुदा करे हमारे बच्चों को गरीबी की याद भी न रहे। मित्रों ने जब अपने निर्णय के बारे में बच्चों को बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी दिन धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई। शादी की दावत रात देर गए खत्म हुई। अगले दिन पौ फटने ही लगी थी कि नव विवाहित अपने पिताओं के पास आ पहुंचे। उनके चेहरों पर चिंता छाई थी और वे हाथों में सोने की मोहरों से भरा देग उठाए थे। क्या हुआ बच्चों? असन और हसेन घबरा उठे। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुम इतने तड़के उठ गए? हम आपसे यह कहने आए हैं, नव विवाहितों ने उत्तर दिया, कि संतान को ऐसी कोई वस्तु अपने पास रखना शोभा नहीं देता जिसे उनके पिताओं ने ठुकरा दिया हो। यह सोना हमारे किस काम का? हमारा प्रेम संसार के सारे खजानों से अधिक मूल्यवान है। और उन्होंने देग झोंपड़ी के बीचों बीच रख दिया। तब उनमें फिर इस बारे में बहस छिड़ गई कि उस खजाने का क्या किया जाए, और यह बहस तब तक चलती रही जब तक कि उन चारों को उस ध्यानी से सलाह करने की बात न सूझी
जो अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। वे स्तेपी में कई दिनों तक चलते रहे और अंत में ज्ञानी के तंबू घर के पास पहुंच गए। तंबू घर स्तेपी के बीचों बीच अकेला खड़ा था और काला पड़ा व फटा पुराना था। यात्री आज्ञा लेकर सिर नवाए तंबू घर के भीतर गए। ज्ञानी नमदे के फटे पुराने टुकड़े पर बैठा था। उसकी अगल बगल उसके 4 शिष्य 2-2 करके बैठे थे। आप किस काम से मेरे पास आए हैं सज्जनों? ज्ञानी ने आगंतुकों से पूछा। उन्होंने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर ज्ञानी काफी देर तक मौन रहा और फिर अपने सबसे बड़े शिष्य से पूछा, बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो इन लोगों के विवाद का निपटारा कैसे करते? बड़े शिष्य ने उत्तर दिया, मैं तो इन्हें सोना बादशाह को सौंप देने को कहता, क्योंकि वह धरती की सारी संपदा का स्वामी है। ज्ञानी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने दूसरे शिष्य से पूछा, और अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या फैसला करते? दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, मैं तो सोना खुद ले लेता, क्योंकि वादी और प्रतिवादी जिस वस्तु को लेने से इनकार करते हैं वह न्यायानुसार काजी की हो जाती है। ज्ञानी की भौहें और अधिक सिकुड़ गईं। इसके बावजूद उसने वैसे ही शांतिपूर्वक तीसरे शिष्य से पूछा, तुम बताओ हमें, इस समस्या का समाधान तुम कैसे करते? अगर यह सोना किसी का नहीं है और सभी इसे लेने से इनकार करते हैं, तो मैं इसे वापस जमीन में गाड़ देने का आदेश दे देता। ज्ञानी बिल्कुल उदास हो गया और उसने अपने चौथे व सबसे छोटे शिष्य से पूछा, और तुम क्या कहते हो मेरे बच्चे? उस्ताद, छोटे शिष्य ने उत्तर दिया, आप मुझ पर गुस्से न हो और मेरे भोलेपन के लिए मुझे क्षमा कर दें, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने निर्णय इस प्रकार किया है। मैं इस सोने से वीरान स्तेपी में एक विशाल छायादार बाग लगा देता, जिससे उसमें सारे थके हारे गरीब लोग आराम कर सके और उसके फलों का मजा ले सकें। यह सुनते ही ज्ञानी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें डबडबा आईं और उसने युवक को गले लगा लिया। जो कहते हैं छोटा यदि बुद्धिमान हो तो उसे वृद्ध की तरह सम्मान दीजिए, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा निर्णय पूर्णतः न्याय संगत है मेरे बच्चे। तुम यह सोना लेकर राजधानी चले जाओ, वहां जाकर उत्तम बीज खरीदो और लौटकर वैसा ही बाग लगाओ जिसकी चर्चा तुमने की है, ताकि निर्धनों में तुम्हारा और इन उदार व्यक्तियों का नाम सदा अमर रहे, जिन्हें इतनी संपदा का बिल्कुल भी लालच नहीं हुआ। युवक ने फौरन मुहरें चमड़े के थैले में भरी और उसे कंधे पर लादकर सफर पर रवाना हो गया। काफी दिनों तक स्तेपी में भटकने के बाद अंत वह राजधानी में सकुशल पहुंच गया। शहर में पहुंचते ही वह फौरन बाजार रवाना हो गया और वहां फलों के बीजों के व्यापारियों को खोजने लगा। वह दोपहर तक दुकानों के आगे रखी अद्भुत वस्तुओं व चटकीले कपड़ों को देखता घूमता रहा। अचानक उसे अपने पीछे से डफली की आवाज और किसी की मर्मभेदी चीखें सुनाई दी। युवक ने मुड़कर देखा। बाजार के चौक से आश्चर्यजनक बोझ से लदा कारवां गुजर रहा है। ऊंटों पर माल की गांठों के बजाय पहाड़ों, जंगलों, स्तेपी तथा रेगिस्तान में रहने वाले नाना प्रकार के जीवित पक्षी लदे थे। उनके पंजे बांधे हुए थे, मुड़े तुड़े और छितरे हुए पंख चिथड़ों की तरह लटक रहे थे। कारवां के ऊपर रंग बिरंगे परों के घने बादल मंडरा रहे थे। ऊंटों के हर बार कदम रखने पर चिड़ियों के सिर उनके पहलुओं से टकरा रहे थे और उनकी खुली चोंचों से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। युवक का हृदय सहानुभूति से द्रवित हो उठा। वह कुतूहलियों की भीड़ को चीरकर कारवां के सरदार के पास पहुंचा और उसने सिर नवाकर उससे नम्रता पूर्वक पूछा, साहब, इन सुंदर पक्षियों को इतने भयानक कष्ट देने का हुक्म आपको किसने किया है और आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं?
कारवां के सरदार ने उत्तर दिया, हम खान के महल की ओर जा रहे हैं। ये चिड़ियां खान के लिए हैं। खान इनके बदले में हमें 500 अशरफियां देगा। अगर मैं आपको उससे दुगुना सोना दूं, तो क्या आप इन चिड़ियों को छोड़ देंगे? युवक ने पूछा। कारवां के सरदार ने व्यंग्य मिश्रित मुस्कान के साथ उसकी ओर दृष्टि डाली और आगे चल दिया। तब युवक ने कंधे से थैला नीचे पटककर कारवां के सरदार के सामने उसका मुंह खोल दिया। कारवां का सरदार स्तंभित होकर रुक गया और यह समझ में आने पर कि उसे कितना धन दिया जा रहा है, उसने ऊंटवानों को पक्षियों को मुक्त करने का आदेश दे दिया। आजादी महसूस करते ही चिड़ियां एक साथ आकाश में उड़ गईं। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि क्षण भर में दिन रात में बदल गया और उनके पंखों के फड़फड़ाने से धरती पर अंधड़ आ गया। युवक काफी देर तक उड़कर दूर जाते पक्षियों को देखता रहा और जब वे आंखों से ओझल हो गए, वह चमड़े का खाली थैला उठाकर वापस घर रवाना हो गया। उसका दिल बागों बाग हो उठा और वह खुशी से कदम बढ़ाता, गीत गाता चलने लगा। किंतु ज्यों-ज्यों वह अपने घर के निकट पहुंचता गया, त्यों-त्यों कष्टप्रद चिंता उस पर हावी होती गई और पश्चाताप की भावना उसके दिल को कचोटने लगी। मुझे अपनी झक में दूसरे के धन को मनमाने ढंग से खर्च करने का अधिकार किसने दिया? क्या खुद मैंने ही गरीबों के लिए बाग लगाने का वचन नहीं दिया था? अब मैं उस्ताद को, उन नेक लोगों को क्या जवाब दूंगा जो मेरे बीज लेकर लौटने का इंतजार कर रहे हैं? युवक सोच सोचकर दुखी होने लगा। निराशा उस पर पूरी तरह हावी हो गई और वह जमीन पर गिरकर रोता बिलखता अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। आंसुओं व दुख के कारण वह इतना शिथिल हो गया कि अपनी पलकों पर नियंत्रण खो बैठा और उसे झपकी आ गई। उसे एक सपना दिखाई दिया। न जाने कहां से एक सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया आकर उसके सीने पर बैठ गई और अनूठे स्वर में गूंजने लगी। हो भले युवक, अपना दुख भूल जाओ। स्वतंत्र पक्षी तुम्हें सोना तो नहीं लौटा सकते, पर तुम्हारी कृपा का प्रतिदान वे किसी न किसी रूप में करेंगे। आंखें खोलो, जल्दी से आंखें खोलो। युवक ने आंखें खोली और आश्चर्यचकित रह गया। समस्त विस्तृत स्टेपी में चारों ओर दुनिया भर की चिड़ियां चहक रही थीं। पक्षी अपने पंजों से जमीन में छोटे छोटे गड्ढे खोद रहे थे और उनमें अपनी चोंचों से बीज डालकर फिर पंखों से जल्दी जल्दी मिट्टी भर रहे थे। युवक किंचित हिला तो पक्षी तत्क्षण आसमान में उड़ गए और फिर दिन रात में बदल गया। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से जमीन पर अंधड़ आ गया। जब सब शांत हो गया, चिड़ियों के खोदे प्रत्येक गड्ढे में से एकाएक हरे अंकुर फूटने लगे। वे उत्तरोत्तर ऊंचे होते गए और थोड़ी देर बाद भव्य दमकती पत्तियों व सुनहले फलों से सुसज्जित शाखी वृक्षों में परिवर्तित हो गए। शायद हिंदुस्तान के बादशाह के पास भी इतना घना और लंबा चौड़ा बाग नहीं होगा। तृणमणि सरीखी छाल से ढके सेब के भव्य वृक्षों को गिन पाना असंभव था। सुडौल तनों के बीच बीच में अंगूर के बड़े बड़े गुच्छों वाली अंगूर बाटिकाएं, खूबानी के झुरमुट तथा घनी घास व रंग बिरंगे फूलों से भरे हरे भरे मैदान दिखाई दे रहे थे। सर्वत्र कलकल करते बहते शीतल जल के नाले थे, जिनके तलों में हीरे जवाहरात जड़े थे, और वृक्षों की डालों पर युवक को सपने में दिखाई देने वाली चिड़िया जैसी सुंदर और मुखर चिड़ियां निरंतर फुदक रही थीं, कलरव कर रही थीं। युवक ने अगल बगल देखा, किंतु उसे किसी तरह विश्वास ही नहीं आ रहा था कि वह बाघ को सपने में तो नहीं देख रहा है। उसने इसकी जांच करने के लिए जोर से आवाज दी और उसे अपने स्वर की कई गुना प्रवर्धित प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दी। दृश्य लुप्त नहीं हुआ, तब वह खुशी से ज्ञानी के तंबू घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही समय में अद्भुत बाघ की खबर सारी स्टेपी में फैल गई। सबसे पहले श्वेत अस्थि घोड़सवार अपने तेज कदमबाजों पर
बाग की तरफ सरपट लपके, लेकिन बाग के पास पहुंचते ही उनके आगे 7 ताले लगे लोहे के फाटकों वाली ऊंची दीवार खड़ी हो गई। तब वे अपनी अपनी नक्काशीदार काठियों पर खड़े होकर दीवार के ऊपर से सुनहले सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, किंतु उनमें से जिसने भी फलों को स्पर्श किया अचानक अशक्त हो जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। यह देखते ही घोड़सवार घोड़े मोड़कर सरपट अपने अपने गांव भाग गए। उनके जाने के बाद हर कोने से निर्धनों की भीड़ आने लगी। उनके निकट आते ही लोहे के फाटकों पर लगे ताले गिर पड़े और वे पूरे खुल गए। बाग पुरुषों, नारियों, वृद्धों व बालकों से भर गया। वे चटकीले फूलों पर चलते रहे, लेकिन फूल नहीं मुरझाए। वे निर्मल जल के नालों का पानी पीते रहे, पर पानी गंदला नहीं हुआ। वे वृक्षों से फल तोड़ते रहे, पर फल कम नहीं हो रहे थे। बाग में दिन भर डफलियों की आवाजें, हंसी मजाक गूंजते रहे। जब रात आई और धरती पर अंधेरा छा गया, सेबों से मंद प्रकाश फूटने लगा और पक्षी संवेद स्वर में शांत व मधुर गीत गाने लगे। तब गरीब लोग वृक्षों तले सुगंधित घास पर लेट गए और प्रगाढ़ निद्रा की गोद में लीन हो गए। इतना संतोष और सुख उन्हें अपने जीवन में पहली बार मिला था। दोस्तों, यह थी आपके लिए आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।